अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जैसे घी अगर ना निकले सीधी उंगली से तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। और जिस तरह से हमने देखा कि कुछ बिल्स जो हैं अक्सरियत से मंजूर नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए मुश्तरका इजलास जो है नेशनल असेंबली और सेनेट का बुला लिया गया है और ये इन सेशन रहेगा फॉर द कमिंग फ्यू वीक्स। और इसका मतलब यही है कि जब तक अदलिया का पैकेज या बाकी चीज़ें मंजूर नहीं होती ये होता रहेगा। ये जाहिर है कि नूर आलम खान साहब की भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं और शक हम कर रहे हैं हुकूमत पे, हालांकि वो JUIF से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन आज तो मौलाना साहब के भी तेवर बदले बदले नजर आए। पहले तो मौलाना साहब की ज़रा गुफ्तगू सुन लेते हैं। यही वजह तो है कि हम मायूस हो चुके हैं। हम किधर जाएं? कोई रोल नहीं रहा है पार्लियामेंट का, मेंबरान का कोई रोल नहीं रहा है। तभी तो अख्तर जान महंगल ने इस्तीफा दे दिया कि फिर ऐसे ऐवान में मैं कैसे बैठूंगा। कौमी असम्बली के इजलास को आपकी तरफ से वाज़ेह हिदायत जानी चाहिए कि ऐवान मुस्तरब है, मुल्क के लिए परेशान है और ऐवान पर एतमाद किया जाए। हम जैसे कैसे भी हैं, फार्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं और डिजोर न सही डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। इनको अपना मुलाजिम समझकर कि ये सब इसलिए बैठे हैं कि जब रियासत चाहेगी कि तरमीम कर लें तो इन्हीं से तरमीम कराएंगे, चाहें तो इन्हीं से कानून बनाएंगे, इन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा। हम इदारों के इस्तेमाल के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए, हम आज़ादी से मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। तो कर लिया है और शायद इस उम्मीद पर कायम है कि शायद ये बात बदल जाए और अख्तर मेंगल साहब का दिल बदल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अख्तर मेंगल साहब ज़ाहिर है एक बड़ा लॉस है नेशनल असेंबली में। लेकिन ज़ाहिर है कि मामलात हो रहे हैं, बात हो रही है अदलिया पैकेज की, तो उस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हसन रज़ा पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका पाशा साहब, आपने वक्त निकाला। पाशा साहब, ये एक जाहिर है कि हमें बदनीयती तो नज़र आती है कुछ चीज़ों में, लेकिन कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी है। बार बार कहा जाता है कि जी एक तो पेंडेंसी का बड़ा मामला है कि जी इतने पेंडिंग केसेस पड़े हैं और जजेस की तादाद तो बढ़ानी चाहिए। दानियाल चौधरी साहब आ जाते हैं प्राइवेट बिल लेकर, उसके बाद अब्दुल कादिर साहब सेनेट में पेश कर देते हैं जो कायमा कमेटी को भिजवा दिया जाता है। तो ठीक है अगर हम जजेस बढ़ाने ही हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है आपसे पाशा साहब, हमने एडहॉक जजेस 2 लगाए थे 2 माह कबल, 58,000 हमारे पास केसेस थे उस वक्त, अब 60,000 उनकी तादाद हो गई है। तो वो 2 जजेस अगर कुछ नहीं कर सके तो हमारा मतलब सिर्फ प्रॉब्लम जजेस का नहीं है, प्रॉब्लम तो फिर केसेस लगाने का भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सनाब, वो 2 जजेस जब से उन्होंने ओथ लिया है, अगर आप उनका अभी महीने 1.5 महीने का अगर आप रिकॉर्ड मंगवा लें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ उन 2 जजेस ने कितने केसेस को डिस्पोज ऑफ किया है और कितनी क्रिमिनल अपीलों को, जो कि डेथ सेंटेंस केसेस थे और लाइफ इम्प्रिजनमेंट केसेस थे, उनका डिसीजन दिया और कितनी बेल पिटीशंस जो हैं वो उन्होंने हेयरिंग करके फैसला किया है। तो आपको अगर तकाबल करें बाकी बेंचेस के साथ तो आपको लगेगा और ये नजर आएगा कि उनके जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बकिया जजेस से फॉर बेटर है और बहुत अच्छा रिजल्ट वो दे रहे हैं। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अल्टीमेट कोर्ट है, इसके ऊपर खुदा की अदालत है और इसमें हियरिंग का टाइम देना और दोनों या जितने भी फ्री कैन है उनको सुनना, और आखिर में आप यहाँ तक कहें कि और कोई बात आप कहना चाहते हैं, आप कुछ और आर्गूमेंट एडवांस करना चाहते हैं, पार्टी को तसल्ली हो गए पार्टी की, तो मैं समझता हूँ कि ये जरूरत है इस वक्त की कि सुना जाए। जस्ट केस निपटाना और चीज है और केस का डिसीजन होना और चीज है। अगर आप ये कहते हो कि फलां कोर्ट ने इतने केस निपटा दिए, दैट इज नॉट सफिशिएंट। केसेस को निपटाना नहीं चाहिए, केसेस को फैसला करना चाहिए, उनकी जजमेंट आना चाहिए और जिसको क्वालिटी जजमेंट कहते हैं वो आनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि जजेस की तादाद अगर बढ़ती है तो इसको अगर पोलिटिसाइज ना करें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी इस मरहले पे मैंने कुछ तकारीर सेनेट ऑफ पाकिस्तान की भी सुनी, तो उसमें अली जफर साहब जो कि अपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने कहा जी 2 जजेस रख देते हैं, मजीद बढ़ा देते हैं 2 सीटें। इट मीन्स के कैटेगरिकली उन्होंने भी एक लिहाज से एडमिट किया कि जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए, 5 ना बढ़ाएं,
2 बढ़ा दें। तो ये चीज अगर इसको क्रिटिसाइज ना किया जाए तो मैं समझता हूँ ये बुरी बात नहीं है। जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस की पेंडेंसी है वो शायद तभी खत्म हो सके। सर हम अगर मैं बादशाह साहब सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन भारत में भी यही हुआ था, वहां के चीफ जस्टिस ने भी यही कहा था कि भाई हमें पेंडेंसी के मामलात हैं तो हमें ये इजाजत देनी चाहिए कि हम अपने जजेस और उनको एडिशन में ले आए, लेकिन उनकी पेंडेंसी खत्म नहीं हुई थी। अभी भी मैंने आपको जो कहा मैं बड़े वसूख से कह रही हूँ कि 58,000 केसेज में थे, अब 60,000 हो गए हैं। सो ठीक है, उन्होंने बिल्कुल एड ऑफ जजेस ने काम किया होगा, लेकिन हमारी पेंडेंसी केसेस की कम नहीं हुई है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि एक मामला ये जरूर है कि ये जो जिस तरह हमने देखा है कि ये केसेस लगते नहीं हैं, ये एक बड़ा पॉइंट है। ये आप अग्री नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, बात आपकी ठीक है। केसेस तभी लग पाएंगे कि अगर बेंच अवेलेबल हो, और अगर बेंच अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ आपसे कि ऐसे केसेस जिनको दायर किए 4 साल हो गए हैं, उनमें स्टे मैटर भी है, उनमें लाइफ और डेथ सेंटेंसेस भी शामिल हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं हो रहे। और कई दफा हमने अगली हेयरिंग की एप्लीकेशन दी, लेकिन उसके बावजूद केस नहीं लग सके। केसेस की फिक्सेशन का मैकेनिज्म कुछ बेहतर होना चाहिए था। 3 रुकनी कमेटी चूंकि अब बन गई है, एक खूबसूरती आई है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद कि आपने ये देखा होगा कि बेंचेस की तश्कील पे पब्लिक का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का एतराज ना होने के बराबर हो गया है। जो कि अगर आप काजी फाइज साहब के आने से पहले बेंचेस का आप देखेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस पे ऑब्जेक्शन आते रहे हैं मुख्तलिफ पार्टी के, मुख्तलिफ फ्रीकैन के, लेकिन आज उसकी टेंडेंसी कम हो गई है। अब बेंचेस की तश्कील पे कोई एतराज नहीं कर रहा। अब आते हैं फिक्सेशन ऑफ केसेस के मुतल्लक, तो उसमें जनाब चीफ जस्टिस साहब ने आल दो के अपने इख्तियारात कम कर दिए और 3 रुकनी कमेटी के सपोर्ट कर दिए, तो लेकिन फिक्सेशन ऑफ केसेस में अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसको बाय द टाइम ठीक हो सकता है। एक चीज अब आपको बताता चलूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अब चीफ जस्टिस बनने वाले हैं और इनकी फाइज साहब की रिटायरमेंट के बाद, तो वो ज्यादा मीडिएशन की तरफ जाएंगे, जो कि मुझे उनका ट्रेंड नजर आ रहा है। जब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे तो उन्होंने मीडिएशन और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे काम किया, और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर में एक कोर्ट को मुख्तस कर दिया इन कामों के लिए, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। वहां पे रिजल्ट बड़े अच्छे आए और कंप्रोमाइज हुए फ्रीकैन के, और बहुत सारे फैमिली मैटर कंप्रोमाइज के आके खत्म हुए, बजाय इसके कि वो डिसीजन आए किसी के खिलाफ और उसकी अपील एपलेट कोर्ट में आए और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए। तो मेरा ख्याल है कि मंसूर शाह साहब इसकी तरफ ज्यादा वो तवज्जो रखते हैं और इस तरफ काम भी कर रहे हैं। सेमिनार भी मुख्तलिफ हो रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं जजेस के भी और वकला के भी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रवायत है केस निपटाने की या ये बर्डन ओवर बर्डन करने की कोर्ट्स को, ये थोड़ा सा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और मीडिएशन की तरफ मामला आएगा तो शायद कुछ और बेहतरी आपको नजर आएगी। अच्छा, मैं शैला रजा साहबा को भी वेलकम करूंगी ऑन द शो। शैला रजा साहबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हम बात करें वही अदालती पैकेज की जिसकी वजह से मुश्तरका इजलास कल बुला लिया गया है, और हम बादशाह साहब समझते हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाना तो बहुत ज़रूरी भी है, पेंडेंसी का मामला भी है, लेकिन एक फिक्सेशन भी इशू है। आपकी राय इसमें क्या है? जी शैला साहबा, मुझे आवाज नहीं आई। अच्छा शैला साहब, ओके आई कम बैक टू यू। अच्छा बादशाह साहब, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हटाना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, ये तो आर्टिकल 204 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को ये हक देता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। हालांकि हमने देखा है कि कुछ जैसे अतहर मिनल्ला साहब, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब हैज बीन लीनियंट ऑन दिस फ्रंट, और अबी वाली भी हमने तो देखा, फैसल वावडा साहब, मुस्तफा कमाल साहब, उनको भी माफ कर दिया गया। लेकिन बहुत अरसे पहले हमने देखा कि दानिया लजीज को और बाकियों को
जिस तरह से हटा दिया गया था तलाल चौधरी को और इन ऐसे लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बुनियाद पर ना अहली कर दिया गया था, तो आप समझते हैं कि इसका भी कोई मैकेनिज्म सेट होना चाहिए या ये बस डू अवे विथ हो जाना चाहिए, खत्म ही हो जाना चाहिए? दी जा रही है बैरूनी मुल्क की के बहुत सारे मुल्कों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून नहीं है, लेकिन हमने देखना है कि हमारे मुल्क के मारूजी हालात क्या है। अब देखिए आप कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। देखिए कोर्ट्स को अपनी जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन का और क्या जरिया है, क्या फिर नई एक रिट होगी या नया एक काज उठेगा तो फिर वो नए सिरे से एक लिटिगेशन शुरू होगी, या कोर्ट ने अगर अल्टीमेट डिसीजन तो कर दिया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन वहां सिवाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के और कोई नहीं है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के मारूजी हालात को मद्देनजर रखते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में अगर कोई बेहतर तब्दीली ला सकते हैं तो वो ले आए, लेकिन आर्टिकल 204 में अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, आईनी तरमीम होनी चाहिए होगी। ये तो रिपील करने की तरफ जा रहे हैं सर, अमेंडमेंट की तरफ जा ही नहीं रहे, रिपील करने की तरफ जा रहे हैं ना। नहीं, रिपील मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। कोर्ट्स को आप जो है वो हथियारों से जब लैस नहीं करेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करने का इख्तियार अगर और कोई इख्तियार नहीं देंगे तो मां सिवाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के और उनके पास जरिया नहीं है अपनी जजमेंट को और अपने आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी है कि ये रहना चाहिए। अलबत्ता इसका इस्तेमाल मसलन अब जो एक वजीर आजम को आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा दे के फारग कर दिया, इन मामलात में अमेंडमेंट ले आए, शायद इस तरह की कोई बात हो, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि इसको खत्म करना चाहिए इन टोटो। अच्छा सर, एक और सवाल, जो आप कह रहे हैं ना कि हमें ये बैकलॉग कम करने के लिए जजेस की तादाद बढ़ा देनी चाहिए, तो 184(3) के सुओ मोटो के तहत पहले हमने 3 जजेस की बात की थी, अब 9 जजेस सुनेंगे मामलात को। अब 9 जजेस अगर यहाँ पे तादाद बढ़ा रहे हैं जजेस की और वो पेंडेंसी वाला मामला तो फिर वैसे के वैसे ही रहेगा। इजंट दिस लाइक, ये तो बिल्कुल ही एक तरफ आप कह रहे हैं कि जजेस बढ़ाएं भी और तादाद फिर आप उनको लगाना भी चाहते हैं एक ही केस में ताकि वो लगे रहे। नहीं, मैं नहीं समझता। ये एक फाजल मेंबर की तरफ से एक प्राइवेट बिल आया है और वो ये कहते हैं कि 184(3) का 9 मेंबर्स बेंच सुने, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी मुनासिब बात है। वो तो 3 मेंबर्स बेंच भी सफिशिएंट है, क्योंकि अगर जब आप 184(3) में अब अपील प्रोवाइडेड है और अगर 9 जजेस आप फर्स्ट हियरिंग में रखते हैं तो उसकी एपेलेट बेंच जो है वो 9 से ज्यादा होने चाहिए और अदर देन 2 जजेस होने चाहिए। उनमें फर्क करने कोई 1 या 2 बीमार हो जाते हैं, मुल्क से बाहर हैं, या वो किसी वजह से रिक्यूज कर देते हैं, तो फिर अपील का क्या बनेगा। तो ये मैं नहीं समझता कि ये 9 जजेस को फर्स्ट हियरिंग में सुनने चाहिए। मेरा ख्याल है 3 मेंबर्स बेंच इज सफिशिएंट, वो सुनेंगे और एपेलेट बेंच 6 मेंबर्स बेंच का कर दें अदर देन 2-3 जजेस, तो ये ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि आप एक नई कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाएं और मामलात सेटल होने के। तो हमें शौक है नई कॉम्प्लिकेशन में पढ़ना, तो हमारा शौक है ना। मैं जरा शैला रजा साहब के साथ एक दफा फिर राब्ते की कोशिश करते हैं। शैला रजा साहब, आप सुन पा रही है मुझे? अच्छा शैला रजा साहब, एक तो ये कि हम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि, क्योंकि पेंडेंसी बहुत है, केसेस बहुत है। अभी मैं पाशा साहब से भी यही बात करी थी कि जब हमने 2 एड हॉक जजेस लगाए, उन्होंने ज़रूर केसेस सुने होंगे, निपटाए होंगे, लेकिन उस वक्त 58,000 केसेस थे, अब 60,000 अब उनकी तादाद हो गई है। तो पेंडेंसी का मामला सिर्फ जजेस बढ़ाने से तो हल नहीं होगा, ये एक जाहिर है फिक्सेशन के मामलात भी हैं। तो आप समझती हैं कि इसके ऊपर भी कोई बात हो रही है अदालती पैकेज में? अच्छा, मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी तो मैंने ये भी सुना कि कह रहे थे कि हर केस चला भी जाता है वहाँ पे, तो बहरहाल कुछ ना कुछ तो तरीक़ा करना होगा। मैं भी कि अगर तादाद बढ़ाने से पेंडेंसी की जो तादाद है वो कम हो सकती है तो बड़ी अच्छी बात है, और ना हुई तो क्या किया जा सकता है।
तो करना तो पड़ेगा। अच्छा, करना तो पड़ेगा। अच्छा, ये एक और बात शहनाज साहब बताइएगा कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये इसके ऊपर रिपील करने जा रहे हैं। 204 आर्टिकल 204 तो इजाजत देता है इसकी आईनी तौर पर, ताकि सुप्रीम कोर्ट ले सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा, देखिए, जब हम रूल्स ऑफ बिजनेस में भी ये है कि अगर कोई सब जुडाइस मैटर है तो उसके कंडक्शन पे अगर हम बात करते हैं तो ये उसकी कंडक्शन पे बात नहीं होनी चाहिए। और लेकिन बाद में तौहीन जज भी आ गया, तौहीन अदालत के साथ साथ। रही बात फैसला तो फिर आवाम की प्रॉपर्टी होता है, उसको तो डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन फैसले पे अमल ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर फैसला जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, वो नज़र आ रहा था कि गलत हुआ है, जबरन हुआ है, लेकिन अमल करना पड़ा और बाद में उस पर ये आया। तो तौहीन अदालत उसका कुछ डिफाइन होना चाहिए कि किस किस चीज़ पे तौहीन होती है और किस पे नहीं। लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा था, जो मेरी नाक़स मालूमात है, उसमें यही था कि कंडक्शन पे बात नहीं हो सकती है और उस पे नहीं। लेकिन हमने पिछले दिनों जब अकामा भी चल रहा था, सब चल रहा था, हम देखते थे कि किस तरह से बाहर निकल के भी एक दफ़ा अदालत लगती थी, सब होता था। लेकिन उस वक्त क्योंकि ये फेवर में था कि बाहर भी बात हुई जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी को बहुत बुरा साबित करना है, तो उस वक्त कोई चीज़ जो है वो तौहीन नहीं होती थी। और एक ज़माने में सुमोटो जो है वो सुबह दोपहर शाम के हिसाब से भी लिए जाते थे। तो कुछ समझ में नहीं आता कि किस वक्त किस चीज़ को अच्छा समझा जाता है। अच्छा, ठीक है, मैं ठीक है। बासर रज़ा पाशा साहब, 12 जुलाई को एक फैसला आया, आपको पता है ये, आपको मैं आपसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पे। आप फैसले से आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा वो थोड़ा सा उसको बेहतर होना चाहिए फैसले को, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई उस पर हो नहीं रही। लेकिन वो तो जून में उसका भी शॉर्ट ऑर्डर नहीं आया, उसका भी फैसला नहीं आया, नैब तरमीम वाला। आपको लग रहा है ये डिलेज नॉर्मल है दोनों एंड्स पे? मेरा ख्याल है कि डिले, बाद डिटेल फैसला आता है, 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, खासतौर पे सियासी जो एक कन्फ्यूजन की फजा है इस वक्त और अफरा तफरी की फजा बनती जा रही है, तो उसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल मेजॉरिटी जजेस ने जो शॉर्ट ऑर्डर किया है उसका अगर डिटेल आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कन्फ्यूजन में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इख्तिलाफी नोट लिखा और वो काफी लंबा था और उसमें उन्होंने जो मेजॉरिटी व्यू है उससे डाइसेंट करते हुए ये तहरीर फरमाया कि ये गैर आईनी होगा, इट अमाउंट्स टू बी कंसिडर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, इस पे आप अमल नहीं कर सकते और कोई भी इदारा इस पे अमल ना करे। ये एक चीज आ गई है। हालांकि आर्टिकल 189 और 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हर जजमेंट, ऑर्डर और डायरेक्शन को हर इदारे और फर्द में मनो-अन तस्लीम करना है। लेकिन ये ऑर्डर चूंकि थोड़ी सी हर्डल क्रिएट कर रहा है, इससे कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ गई है। तो मैंने पहले भी ये अर्ज किया था कि मेजॉरिटी जज साहबान को चाहिए कि वो अपना फैसला अनाउंस कर दें और साथ ही चूंकि आ गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिए, तो उनको लगा ले। क्योंकि मामला अगर पार्लिमान ने इसको टेक अप कर लिया तो फिर पार्लिमान और अदलिया आमने सामने होने के मुतरादफ होगा, जो कि कोई मुनासिब नहीं है इन हालात में। सर, लग तो यही रहा है कि मामला बिगाड़ की तरफ ही जा रहा है। मतलब मसला तो है और बिगाड़ पैदा कर, तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मजीद बिगाड़ से बचने के लिए जरूरी है कि डिटेल जजमेंट ला के जो रिव्यू पिटीशन है उनको हेयरिंग करे और एक एग्जॉस्टिव किस्म की जजमेंट आ जाए जो कि वंस फॉर ऑल इस मामले को सेटल हो सके। बिल्कुल, देखिए, उनका एतराफ भी अपनी जगह पे बजा है कि पीटीआई तो पिटिशनर ही नहीं थी, आपने उनको कैसे दे दी। फिर और भी कुछ ऐसे फ्लॉज रह गए हैं शॉर्ट ऑर्डर में जो कि क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। तो ये मामला, ये जो है
पाशा वो साहब, लेकिन रिव्यू अगर पिटीशन ये के कोई फैसले कानून नहीं साजी हो जाती है और अगर कोई एक्ट जो है वो मतलब मंजूर हो जाता है कल अक्सरियत से या अगले हफ्ते अक्सरियत से, तो फिर वो जाहिर है कि दोबारा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि वो तादाद जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटों की जो कि पीटीआई को देनी थी, वो एक आर्ग्यूमेंट बन सकता है, आर्ग्यूमेंट बेसिस बन सकता है। जी बिल्कुल चैलेंज हो सकता है। और अगर और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको अनडू भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, और वो ये है कि अगर कोई अमेंडमेंट या कोई कानून साजी वो अगर आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो फिर कोर्ट्स उसको अनडू कर सकती हैं। अब देखना ये है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो अमेंडमेंट आई है सेक्शन 51 जो वो क्या सेक्शन 51 आर्टिकल 51 आर्टिकल 106 के खिलाफ है या उसके, तो वो उसको मजीद एलाबोरेट करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन उनके अगेंस्ट नहीं है। और यही बात उन दो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने भी अपने इख्तिलाफी नोट में लिखी है। तो मैं नहीं समझता कि इस अमेंडमेंट को जो कि इलेक्शन एक्ट में पार्लियामान ने की है उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सके, क्योंकि ये आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है। मां सिवाय एक बात के कि शायद सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि इसमें कोई मेलाफाइडी है पार्लियामान की, हमारे शॉर्ट ऑर्डर और हमारी इस जजमेंट के बाद ये तरमीम लेके आए हैं, तो हमारी जजमेंट को अनडू करने की एक कोशिश की गई है, तो इस वजह से हम इसको स्ट्राइक डाउन करते हैं, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर पाशा साहब, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रजा साहिबा, और अब हमें ज्वाइन किया हुमायूं मोमिन साहब ने भी। और ऑफ कोर्स आज एक मुतालबा आया है जो हम जमातें हैं ऑपोजिशन की, वो सारी बैठ के उन्होंने ये फैसला किया कि केपीसी बुलानी चाहिए बलूचिस्तान के मामले पर भी, और उसके अलावा अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफे के ऊपर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन कल एक मुश्तरका ज़ाहिर है इजलास जो बुलाया गया है उसके पीछे नीयत क्या है और क्या मामलात हैं, क्यों हम बार बार बदनीयती हुकूमत की देखते हैं। हालांकि काफ़ी कुछ तो नूर आलम खान साहब के खाते में आ रहा है जो वो अदालती पैकेज रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो इस पे मज़ीद बात करेंगे। शैला साहिबा, वैसे आज मौलाना साहब के जो तेवर थे वो कुछ बदले बदले नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा चलें जी फॉर्म 45 है या 47 है, जैसे भी है, अब हमने अपनी अपोजिशन का किरदार अदा करना है और जो भी हो सकेगा हमसे हम करके करेंगे। तो आपको लग रहा है कि वो राइफल जो जरदारी साहब लेके गए थे काम आ गया? देखिए, जरदारी साहब या कोई भी सियासतदान अगर है तो उसका ये फ़र्ज़ है, अगर वो अपने आप को सियासतदान होने का दावा करता है, कि वो डायलॉग पे यकीन करे और हर पॉलिटिकल पार्टी से वो डायलॉग करे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी एक मेंबर पे मुश्तमिल हो, असेंबली के अंदर उसका एक मेंबर हो, क्योंकि डायलॉग ही से जो है वो डेमोक्रेसी की जो है वो हुस्न है, शान है। तो हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि असेंबली जो है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो पार्लियामेंट जो है वो बंद नहीं हुई है, खुली हुई है। आज मौलाना भी जब अपनी बात को ज़ोर से कहना चाह रहे हैं तो वो असेंबली में आ रहे हैं। तो ये हमारे डायलॉग का नतीजा है कि असेंबली का रास्ता सबको अभी याद है। अच्छा, असेंबली का रास्ता अभी तक सबको याद है। जी मोमिन साहब, आप क्या समझते हैं कि ये कल जो मुश्तरका इजलास बुलाया गया है इसके पीछे नीयत क्या है? कौन कौन से बिल मंजूर कराने हैं जो नहीं हो पा रहे, जिनकी अक्सरियत नहीं मिल रही नेशनल असेंबली में और सेनेट में ऑन इट्स ओन? तो मिला जुला के आपको लगता है कौन कौन से बिल मंजूर हो जाएंगे? नहीं, मेरे नहीं ख्याल की जी इनके पास या सेनेट में या असेंबली में कोई मतलब नंबर्स नहीं है। नंबर्स इनके पास दोनों असेंबली में अलग अलग करके मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी है, और सिर्फ ये इसलिए मुश्तरका बुला रहे हैं ताकि उसको एक्सपेडाइट करने के एक ही बार में दोनों से कर ले, बजाय पहले एक जगह से करें और फिर उसके बाद ले हो, फिर दूसरी जगह से करें, तो बस एक ही बार में इसको पास करके वो करा लें। अब इसमें जैसे पहले अभी नेशनल असेंबली में हुआ था ये जो जुडिशियल नंबर्स के लिहाज से, जजेस के लिहाज से आए थे, उससे बैरिस्टर गौर साहब ने उनमें बात पॉइंट बताए थे जो कि बड़े वैलिड पॉइंट थे कि जी क्योंकि इसकी जो बजट है या इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके कंसोलिडेटेड फंड से होगा, तो वो एक किस्म का ये खाली तादाद नहीं होती, इसके पीछे पैसा सब कुछ होता है। तो ये जो
हुकूमत के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। एंड प्लस ये मनी बिल आ जाता है तो इसका तरीकाकार दूसरा होता है। तो अगर तो ये मनी बिल के जिम्मे में आता है तो फिर तो ये सेनेट से आ ही नहीं सकता, क्योंकि सेनेट में मनी बिल रिलेटेड कोई सब्जेक्ट ना उठाया जा सकता है, ना उसके ऊपर ज्यादा वो चीज होती है कि कोई बिल छिलो, इस किस्म का कोई नहीं होता। तो अगर ये कादिर साहब का बिल वो तो गया हुआ है उधर कमेटी में, लेकिन कमेटी में ही होता है, एक दिन के लिए चला जाता है वहाँ पे, बस फॉर्मेलिटी होती है, नंबर हुकूमत के ज्यादा है ऑब्वियसली, तो वो तो वहां से पास हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन अभी आ जाएगा कि क्या वो आके इधर ले हो सकता है या नहीं, ये टेक्निकल जगह हो जाएगी। बाकी जैसे इन लोगों ने बाकी सारे उल्टे सीधे जो चीजें पास की हैं, जल्दी की हैं, यहाँ पे और कर देंगे। जहाँ इतने गुनाह किए इन्होंने, एक गुनाह और सही तो एक गुना और सही। अच्छा, लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने जो रिजाइन किया, शैला साहबा जाहिर है वो हम कौम परस्त जमात है, इम्पोर्टेंट जमात है, आइन में बिलीव करते हैं, और हर हुकूमत में उन्होंने कोशिश की है कि वो अपने जो डिमांड्स हैं वो सामने रख सकें, बलूचिस्तान के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करवा सकें। लेकिन अब वो भी हार गए हैं, पार्लियामेंट में उनका फेथ भी कम हो गया है या ख़त्म होने के बराबर ही हो गया है। तो आप क्या समझती हैं कि ये रिस्टोर होने के लिए क्या करना चाहिए पार्लियामेंट को, क्या किरदार अदा करना चाहिए हुकूमत को? देखिए, पार्लियामेंट अपना किरदार अदा कर रही है। आज कोई मेंबर ये नहीं कह सकता या कोई पार्टी का लीडर के हमें अपने बिल पास कराने के लिए फ़ोन कराने पड़ते हैं। और अख्तर मेंगल साहब माशाल्लाह हमारे साथ तहरीक अदम एतमाद में शामिल थे और उस हुकूमत को छोड़ कर आए थे और समझदारी से आए थे और ये समझ रहे थे कि क्या क्या हो चुका है और अब हमें किस तरह सही करना है। तो और वो बजट के पास होने में भी साथ रहे। तो उसमें जो बलूचिस्तान के लिए पीएसडीपी था या जो बलूचिस्तान के लिए था वो सब उन्होंने मंजूर किया है सेनेट से, एक सेनेटर होने की हैसियत से। तो उन्हें ख़ुद भी पता होना चाहिए कि किस तरह से मसाइल को हमने आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर तरीके से हल करना है। और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बलूचिस्तान में सियासतदानों की, क्योंकि वहाँ पर दहशतगर्दी की जो लहर आई है, जिसमें जो है सिर्फ इस वजह से कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब मज़दूरों को भी नहीं छोड़ा गया। ऐसे में क़यादत को अपने लोगों को मायूस नहीं करना चाहिए। लोगों ने उन्हें 5 साल के लिए भेजा है, उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है आज पार्लियामेंट है, 11 और 8 साल वाले माशाल्लाह नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि उन्हें आना चाहिए। कम से कम आप इस पार्लियामेंट के लिए कोई जर्नल खड़ा हो के ये तो नहीं कह रहा कि ये थर्ड ऑप्शन के तौर पर हम इनको लेकर आए थे, कोई इस तरह की बात तो नहीं कर रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें ब्लैकआउट किया जाता है। और अगर हम उमर अयूब साहब का भी सॉर्ट, अगर प्रोड्यूसर साहब जो चला सकें, जो उनका भी एक तहफ़्फ़ुज़ात है उनके भी, कि उनकी भी स्पीचेस अभी तो दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगर वो सुना दें हम अपना गेस्ट को। मैं बात कर रहा हूं यहां पे तो आप दिखा रहे हैं, पर टीवी पे इस वक्त यहां पे हाजूज माजूज कोई ना कोई बैठा होगा, वो आपको आगे उसको ट्रांसमिट करने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये याजूज माजूज की बात कर रहे हैं क्या? क्या मतलब शैला साहब, क्या इस तरह का ब्लैकआउट भी होता है? हुमायूं मोहम्मद साहब, आप पहले बताइएगा, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं उमर अयूब साहब? सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई थी उमर अयूब साहब की आवाज। उन्होंने कहा जी यहाँ से अभी तो चल रहा है, अभी तो हाँ, उन्होंने कहा। मैं प्रोड्यूसर साहब दोबारा चलाएंगे जरा प्लीज, ताकि दोनों गेस्ट को आवाज आ सके। इधर अभी जो मैं बात कर रहा हूं यहां पे तो आप दिखा रहे हैं, पर टीवी पे इस वक्त यहां पे हाजूज माजूज कोई ना कोई बैठा होगा, वो आपको आगे उसको ट्रांसमिट करने नहीं दे रहे हैं। जी, अब आपको आवाज आई शैला साहब और हमारे साहब? जी, मैं आई और मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ जी। मैं तो थी नहीं इससे पहले नेशनल असेंबली की मेंबर, लेकिन मुझे नेशनल असेंबली के मेंबर्स बताते हैं कि जब इनका दौरे हुकूमत था तो ऑपोजिशन को इतना बोलने की इजाज़त नहीं थी। और स्पीकर साहब जो है, अगर कोई बात की ज़्यादा वजाहत मांगी जाती थी तो वो कहते थे जैसा लिखा है वैसे पढ़ा और समझा जाए।
और माशाल्लाह मैं देखती हूँ इस वक्त जितनी दफ़ा चाहे असद कैसर साहब हों, चाहे अयूब साहब हों, ये जितनी दफ़ा खड़े होते हैं, बोलना चाहते हैं, मरवा साहब बोलना चाहते हैं, गौहर साहब बोलना चाहते हैं, सबको इजाज़त मिलती है। बल्कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मैं भी मेंबर हूँ, तो वहाँ पे जरतार साहिबा ने ये कहा था कि आप हमें ज़्यादा पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया करें ताकि हमारे लोगों को पता चले कि हम उनके लिए बात करते हैं। तो अगर आप देखें तो वो भी दिए जाते हैं। अब पीटीवी की पॉलिसी पे अगर वो बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शाम को उनके जो चैनल्स मोस्टली देखे जाते हैं वो सब पे वो नज़र आते हैं। और माशाल्लाह मैं समझती हूँ कि असेंबली बहुत अच्छी तरह चल रही है। ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से तो बल्कि स्पीकर साहब से शिकायत ही रहती है कि आप इधर देखते तक नहीं है राइट साइड पे। अच्छा ठीक है, स्पीकर साहब देखते नहीं हैं और ये आजूज माजूज फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। किसका कह रहे हैं सर ये? हुमायूं मोहम्मद साहब जरा समझाएं हमें। ये बेसिकली देखिए, ये बेसिकली सेंसर बोर्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन एनीवे मैं थोड़े से शैला रजा साहबा की बात को करेक्ट करना चाहूंगा। वो जो कहते हैं ना कि पढ़ा जाए, जैसे लिखा है वैसे पढ़ा जाए, ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर में होता है कि रेड एज इट रिटन, ठीक है। तो दैट मीन्स वो आपने जब क्वेश्चन किया होता है तो सर मैं 10 साल डेप्यूटी स्पीकर रही और उसके बाद फिर आगे हो जाता है। बाकी चीजें जो आपकी लिखी होती है वो उसी तरह ही पढ़ी जाती है, तो दैट इज वाई। लेकिन बाकी अगर आपने कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर करना है, आपने किसी और चीज से करना है, उस पर ऑब्वियसली आप आके वजाहत देते और आप बात करते, तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए बात ये जो आपने अख्तर मैंगल साहब की एक और बात की थी, मेरे लिहाज से देखिए अगर अख्तर मैंगल साहब जैसे शैला रजा साहबा कह रही हैं कि वो बड़े समझदार थे, तो वो थे, तो आज वो बातें कर रहे हैं तो वो समझदारी की होंगी ना। अगर वो आज से 2-2.5 साल पहले समझदारी की बातें कर रहे थे तो 2-2.5 साल में उनकी समझ तो खत्म नहीं होगी, वो आज भी फिर समझदारी की बात कर रहे होंगे। आज शायद आप नासमझी की बात कर रहे हैं तो आपको उनकी बात अजीब सी लग रही है, कल को शायद आपको, चूंकि वो आपके साथ थे तो आपको उनकी बात अच्छी लग रही थी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है बलूचिस्तान का इशू। देखिए बलूचिस्तान के इशू को हमें सीरियस लेना चाहिए। बलूचिस्तान का इशू आज का नहीं है, इसमें मुख्तलिफ अदवार है। 1940s भी है, 50s भी है, 60s भी है। इसका जो मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था वो 1970s में हुआ था, जब इसमें सरदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था। और वो मेरे लिहाज से वो एक अच्छा इकदाम था जो करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं था। अच्छा, उनका अपना एक प्रॉब्लम, सरदारी सिस्टम अपनी जगह पर है कि वहाँ पे उन लोगों ने जो एक्चुअल जनरल पब्लिक है उनको एजुकेशन या उनकी डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज ये जो बलूचिस्तान में वो मुख्तलिफ कौम है, उसमें पठानों की रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें पार्लियामेंट में ज्यादातर पठानों की रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ बलोचों की रिप्रेजेंटेशन कम है। जो बलोच एज एन बलोच कौम है उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है। अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन आप हटा देते हैं और उनको प्रॉब्लम करते हैं, फिर जो दूसरा तो तीसरा जो सबसे बड़ा मसला हुआ था वो 2006 में हुआ था, जब अकबर भुट्टी साहब को असैसिनेट किया गया था। जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि मैं ऐसी जगह से मारूंगा जहाँ आपको समझ ही नहीं आएगी, एंड देन इट हैपेंड। ये वो सारी चीजें हैं जिसने उसको बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया, इंक्लूडिंग जो बलूचिस्तान के वसाइल हैं जिसके ऊपर हर एक की नजरें, किसी की रेकोडिक पर है, किसी की मिनरल पर है, किसी की किस चीज पर है, किसी की साहिल पर है। क्योंकि अगर आप बलूचिस्तान के ऑपोजिट देखें तो वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से सारा ऑयल गुजर रहा है। ये चीज बलूचिस्तान से भी होकर गुजर सकती थी। तो ये सारी चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स कर देती है और उन चीजों का फायदा उठाते एक्सटर्नल वाले। हम क्या करते हैं, हम उनको फ्यूज दे देते हैं किस तरीके से कि हम लोगों को शायद सही काम के लिए हम उनको उठाते हैं कि उनको हम इंटेरोगेट करें कि कहीं किसी गलत लोगों के साथ बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन हम उस सही काम को गलत तरीके से करते हैं। हम उनके फैमिली मेंबर्स को नहीं बताते कि हमने आपके बेटे को, भाई को, बाप को, हस्बैंड को हम उठा कर ले गए हैं। अगर हम उनको बता दें कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका बाप, आपका हस्बैंड हमारे पास है ऑन दीज चार्जेस एंड वी आर इंटेरोगेटिंग, एटलीस्ट वो जो एक जो महरूमियत है, एक जो फ्रस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ये याद रखें कि जब हम टेररिज्म को, जब हम इस किस्म की सिचुएशंस को देखें जिस तरीके से बलूचिस्तान में है, उसके बहुत सारी वजूहात होती है। कुछ गलत होती है, कुछ सही वजूहात भी होती है। किसी चीज में फ्रस्ट्रेशन होती है, किसी चीज में डेस्पेयर होती है, किसी चीज में
नफरत होती है। ये जो एक एलिमेंट है, हमें एक दफा सोचना चाहिए, वहां पे बसों में उन्होंने आइडेंटिफाई करके पंजाब वालों को क्यों मारा, इतनी नफरत क्यों है, उस नफरत को खत्म करना है, उसकी वजह। लेकिन इसको लिसानी बुनियाद पे नहीं समझ रही ना आप देख लें, सरफराज बुगटी साहब कह रहे हैं कि टेररिस्ट ने पाकिस्तानियों को मारा है, सो लेट्स नॉट गेट टू लिसानी बिट। बट मैं एक बात शहला साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि 14 अक्टूबर को मुतवक्के है कि चीनी वजीर आजम तशरीफ लाएंगे 3 रोजा दौरे पे, उससे पहले बेहतर नहीं है कि ये अपोजिशन और पार्लियामेंट में सब ये मामला डिस्कस हो जाए ताकि उस वक्त कोई और चीज सर ना उठाए, कम से कम एक पेज पे हो अपोजिशन भी और हुकूमत भी, सीपैक क्योंकि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, पहले तो मैं हुमायूं साहब आपको ये बता दूं कि मैं 10 साल डेप्यूटी स्पीकर रही हूँ और यहाँ पर नेशनल असेंबली में भी मैं चेयर करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि क्वेश्चन आवर में आंसर में भी टेकन एज रेड कब कहा जाता है और क्यों कहा जाता है और क्या होता है। लेकिन मैं आपके स्पीकर साहब की इसके अलग जो वो कहते थे ना, हर बात पे जैसा लिखा है ऐसे समझा जाए, लोगों को खड़ा होकर बात नहीं करने देते थे, उसकी बात कर रही थी जो रिकॉर्ड पे है। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए, मैं कौन होती हूँ अख्तर मेंगल को ये कहने वाली कि वो आज सही थे, 2.5 साल पहले सही नहीं थे। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि उनको इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए। उनके अवाम ने उन्हें 5 साल के लिए भेजा है और ये बात सभी कह रहे हैं। आप भी तो दौड़े दौड़े गए हैं, आप सिर्फ इसलिए गए कि आप पीटीआई में के साथ दे दें, हमारे साथ आके बैठ जाएं। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप कहीं भी रहें लेकिन अपने हल्के की रिप्रेजेंटेशन करें। वो आपके साथ सही थे या तहरीक अदम इत्मीनान में हमारे साथ सही आ गए थे, इसका फैसला तारीख ने करना है और वहाँ के अवाम ने करना है, उनके अवाम ने उनको वोट दिया है। अब रही बात, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ऑपोजिशन को जितना राइट मिला हुआ है कि ट्रेजरी साइट पे स्पीकर साहब देखते तक नहीं है, कोई बातचीत रुकावट नहीं है। इससे पहले अभी एक बहुत बड़ा खत्म नबूवत वाले मैटर पे मसला था तो अपोजिशन साथ बैठी, हुकूमत के लोग साथ बैठे, पूरी पार्टी साथ बैठी, तो बात ऐसी है ही नहीं। या ये कि अचकजई साहब जो हैं, जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उसको सब सराह रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम पॉइंट स्कोरिंग के बजाय किसी भी तरीके से आगे लेके चलें। अगर हम खत्म नबूवत के मसले पर एक जगह हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं अपने इकोनॉमिकल मैटर्स पर एक हो जाते हैं, हम क्यों नहीं अगेंस्ट द टेररिज्म बैठ जाते हैं, हम क्यों नहीं जो है वो बलूचिस्तान राना साहब से मुलाकातें जो हुई और एक राइफल जो उनको दिया गया उससे उनके तेवर तो बदले बदले नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या अख्तर मेंगल साहब को किसी और चीज़ से राम किया जा सकता है? क्या कोई तोहफा उनको राम कर सकता है? क्या नेशनल असेंबली में वापस आएंगे या नहीं? रिमेन्स टू बी सीन। आपने आज प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।